हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। आज है हैप्पी दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने ब्रेक ना लेते हुए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम अपना है बहुत जल्दी पास में ही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 9 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, किसी के लिए कोई 1 दिन पहले जाए, कोई 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी से विलम्ब ना करते हुए हम लोग आज क्लास पॉलिटी का जो हमारा लेक्चर था, 10th लेक्चर अभी तक हमने स्टेबल कर चुके हैं। और उसकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगी अगर आपको नहीं देखे हैं तो। आपको एक रिवीजन के तौर पर इसको आप लीजिए एज अ टेस्ट सीरीज, और अपना जो है स्कोर है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे टाइप करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और आप देखेंगे कि 99% जो अगर पॉलिटी का सेक्शन होगा, जो ज्योग्राफी का जो हम कवर कर रहे हैं, वो सारा सेक्शन इन्हीं वीडियो से आपके सामने प्रेजेंट होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज ये हम 11th लेक्चर लेकर आए हैं पॉलिटी का, जो MCQ का 1000 का जो हमारा सीरीज चल रहा था। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आप जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए ऑनलाइन होके, और आपको जल्दी से हम लोग मिलते हैं ऑनलाइन। आइए सब फटाफट, और कमेंट बॉक्स पे लिखिए हाय हेलो। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको सिलेक्ट करना है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, क्यों ये दिखा है विच ऑफ दीज ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट पूछा गया है। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एकदम स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है कि वो कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन यानी जो वही होनी चाहिए जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होती है। ठीक है, तो ये भी एकदम स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐसा कोई नियम नहीं है, होना ही नहीं चाहिए इसका ऐसा जरूर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड जो है आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट बाय द प्रेसिडेंट, तो ये भी आपका गलत है। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, किसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है, ये वर्क करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वर्क बेस्ड होता है, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे उनको रख सकते हैं, अदरवाइज उसको रिमूव किया जा सकता है। तो दोनों ही लास्ट के जो थर्ड स्टेटमेंट है और फोर्थ है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट। तो ऑप्शन ए में दिया आपका पहला एंड 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी में है 1 और 3 करेक्ट, एंड ऑप्शन सी में है आपका 1, 2 और 3 एंड 4 करेक्ट, एंड ऑप्शन डी में है 3, 4 करेक्ट। तो करेक्ट पूछा गया तो कौन से करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर, यानी कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि आइदर हाउस में अटेंड कर सकता है और बिना उसके मेंबरशिप के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड ऑप्शन डी है चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो जो कौन सा है वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, किसी भी हाउस में ऑल ओवर इंडिया जो है अटेंड कर सकता है, या ऑल ओवर इंडिया किसी भी जजेस मतलब कोर्ट में वो अपीयर हो सकता है, गवर्नमेंट का पक्ष रख सकता है। ठीक है, तो कौन अपीयर कर सकता है और हाउसेस में कौन अपीयर करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, 148 आर्टिकल, सॉरी ये किसके अंदर आता है, यहाँ आर्टिकल आता है 76 आर्टिकल के तहत आता है, किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो आता है हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है, 124 आर्टिकल के तहत। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI कौन है, किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 324 आर्टिकल के तहत। ठीक है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी में आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसके चेयरमैन मस्ट होने चाहिए, क्या है, मस्ट होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट या CJI ही हमेशा इसके क्या होते थे, जज होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कौन सा ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पास कर सकता है, इवन नॉट अ मेंबर, यानी कि वो मेंबर नहीं होते हुए भी। ठीक है,
कौन है? तो अभी जस्ट पहले हमने देखा, तो ऑप्शन आपका ए दिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी है आपका सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑप्शन डी है आपका इलेक्शन कमिश्नर, एंड ऑप्शन ई है आपका नन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव। तो कौन सा है आपका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये नहीं है। और ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा राइट है आपका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 63। ये वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? ई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताया अपनी 76 आर्टिकल के अंदर आएंगे। ठीक है, सीएजी किस आर्टिकल के आते हैं? तो वो आर्टिकल 148 आर्टिकल के अंदर आते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ईसीआई के अंदर आएंगे 324 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो मेंबर ना होते हुए भी वो कौन सा है? वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? ऑप्शन दिया एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ऑप्शन बी में दिया है एक लीगल एडवाइजर है, ऑप्शन सी में है आपका एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका लॉ ऑफिसर फॉर गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है आपके? सॉलिसिटर जनरल जो ऑफ इंडिया है वो क्या होते हैं? एक लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर देखिए बात कर लेते हैं हम, तो अगर जो अभी नए प्रेसिडेंट हमारे कौन सी हैं, तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सी हैं? सीरियल वाइज कौन सी है? 15th प्रेसिडेंट है, तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अभी इन्हीं के जो एडवाइजर हैं वो कौन है आपके? जल्दी बताइए, सेक्रेटरी जो ऐड हुए हैं वो कौन है? तो समीर पटेल वर्मा। कौन है? समीर वर्मा जी इनके जो नए सेक्रेटरी हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं जल्दी से ही अभी रिसेंट। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? आपके लीगल एडवाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, जैसे कह रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यानी एजी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किसको अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट एडवाइस करता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि भारत सरकार को। तो ऐसे पूछा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा है जो लीगल एडवाइस करता है? तो ऑप्शन ए में दिया अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी में है आपका एडवोकेट जनरल, एंड ऑप्शन सी में है सॉलिसिटर जनरल, एंड ऑप्शन डी में है आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जैसे वहां पर एजीआई हुआ करते थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते थे, वहां स्टेट में क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। अगर बात करते हैं पहला स्टेट कहां पर कौन है जिसने एडवोकेट जनरल बनाया, तो वो एडवोकेट जनरल कहां बना सबसे पहले? तो वो महाराष्ट्र में बना था। कहां पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का ही एडवोकेट जो जनरल है वो वीकेस्ट है, मतलब जितने भी स्टेट में पावर दी गई एडवोकेट जनरल को, उनमें से अगर कोई वीकेस्ट एडवोकेट जनरल है तो वो कहाँ का है? वो यहाँ पर। ठीक है, वो महाराष्ट्र का वीकेस्ट है। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी के एडवोकेट जनरल इस समय कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। कौन है? संजय मिश्रा। और यूपी में टेन्योर कितना होता है? तो 8 ईयर का होता है। कितना होता है? 8 ईयर्स का टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी यूपी की ही बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम वो यूपी से ओरिएंटेड देखेंगे, पीटी के लिए स्पेशली फोकस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, तो क्या कर सकता है? कैन बी टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है, वो लोकसभा में पार्टिसिपेट करता है। एंड ही कैन बी मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, ये जरूर याद रखिएगा पॉइंट, हम लोग डाउट करते हैं कि वो उसका हाउस का मेंबर नहीं है, तो क्या कमेटी का मेंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है, वो किसी भी लोकसभा कमेटी का मेंबर हो सकता है। ऑप्शन दिया है आपका ही कैन स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल सही है, वो बोल सकता है, जब पार्टिसिपेट कर सकता है बोल सकेगा। ऑप्शन डी जो स्टेटमेंट 4 दिया है आपका, वोट इन द लोकसभा, तो वो मेंबर है नहीं, तो मेंबर नहीं है तो वोट कहीं नहीं कर सकता, ना ही तो वो लोकसभा में वोट कर सकता है, ना ही वो राज्यसभा में वोट कर सकता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबव इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका ए दिया है आपका 1 ओनली, एंड ऑप्शन बी है आपका 2 and 4 ओनली, एंड ऑप्शन सी है आपका 1, 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी दिया है 1 and 3 ओनली। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका? बताया कि 1, 2 and 3 सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द ऑफिस ऑफ सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड, यानी कह रहे हैं कि जो ऑफिस है सीएजी का वो किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए दिया है थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑप्शन सी में है आपका थ्रू कैबिनेट रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी में है आपका नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपको अभी जस्ट हमने पहले बताया कि सीएजी क्या है, किस आर्टिकल में आता है?
आर्टिकल नंबर 148 में आता है। अगर जब ये आर्टिकल में दिया गया है तो जब आर्टिकल का मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन है, ठीक है, तो ये कौन सी बॉडी हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे आपके स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, तो सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कमीशन क्या होती है, ये बाई एक्ट के बनी, एक्ट के थ्रू बनी है, तो ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर रेजोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर जो आपका क्या है, नीति आयोग क्या है, जो नीति आयोग है वो रेजोल्यूशन के थ्रू बनी हुई है। तो एग्जाम्पल आपको डिफरेंस बता दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी मेंशन होगी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं आर्टिकल 148 में, और जो दूसरे क्या है बाई सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी या एसएचआरसी, तो ये क्या है, सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं। और रेजोल्यूशन के थ्रू जो कोई बना दिया जाए बिना किसी नियम एक्ट के पास करते हैं, तो वो क्या है, जैसा आपका नीति आयोग। इसके पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, बाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऑफिस बनाया गया सीएजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेन्योर ऑफ सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, तो टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड कितने बार का होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 4 ईयर, ऑप्शन बी में है आपका 5 ईयर, ऑप्शन सी में है 6 ईयर एंड ऑप्शन डी में है आपका 7 ईयर। तो टेन्योर कितना होता है इनका, 6 ईयर, कितना होता है, 6 ईयर होता है सीएजी का, ठीक है। और इसके फंक्शन किस आर्टिकल में दिए होते हैं, फंक्शन अंडर आर्टिकल कौन से है, 149 में, ठीक है, 149 में सीएजी के फंक्शन दिए होते हैं। अभी आपको यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक एमपी होते हैं वो किस सदन के एमपी होते हैं, यानी किस हाउस के एमपी होते हैं जिनका टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर ही होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, तो जो सीएजी है इनको शॉर्ट में हमेशा हम यही लिखते हैं सीएजी। तो सीएजी कौन अपॉइंट करता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ऑप्शन आपको दिया है ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी है आपका चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो सीएजी है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इस समय कौन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला, कौन है, ओम बिरला जी है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, कोटा राजस्थान, जिनके कंस्टिट्यूंसी क्या है, कोटा राजस्थान। अगर चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन होते थे, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी आ गई है, नीति आयोग, क्या है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे, वो आपका प्लानिंग, ये प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग कब स्टेब्लिशमेंट हुई थी आपकी, तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को क्या बनी थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी और प्लानिंग कमीशन को एबोलिश कर दिया गया था भाई एक रेजोल्यूशन के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, यानी किस आर्टिकल के तहत जो कंट्रोलर जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए दिया है 146 आर्टिकल, ऑप्शन बी है 147 आर्टिकल एंड ऑप्शन सी है आपका आर्टिकल 148 एंड ऑप्शन डी है आपका आर्टिकल 149, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, तो बताया भी हमने आर्टिकल 148 के तहत। 149 में क्या दिया है, इसके फंक्शंस दिए गए हैं कि क्या इसके फंक्शंस होंगे, तो वो है आर्टिकल 149। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सीएजी के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है आपका। ऑप्शन बी दिया, सी दिया है ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट एंड ऑप्शन डी है आपका ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या आपका गलत है। ये किसके थ्रू रिमूव होता है, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिमूव होंगे वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिमूव होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका डी आपका राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, बाकी सारे के सारे क्या है आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा, यानी कि मिनिमम एज कितनी होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होगी जो लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऑप्शन आपका दिया 18 ईयर्स, ऑप्शन बी में दिया है आपका 21 ईयर्स, ऑप्शन सी में दिया है आपका 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी दिया है आपका नन ऑफ द एज। तो कितनी एज चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 ईयर्स, ठीक है। अगर 21 ईयर किसके लिए होती है, मिनिमम एज 21 ईयर चाहिए किसके लिए, वो
ग्राम पंचायत के लिए इलेक्शन में। अगर ग्राम पंचायत में अगर इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। 18 ईयर्स क्या है, ये अडल्ट सफरेज की बात करता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्शन वोटिंग का राइट यहाँ पर मिल जाता है। आपको याद होगा एक आर्टिकल 61st अमेंडमेंट हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू क्या किया गया था, एज को हमारा जो इलेक्शन वोटिंग एज थी वो वोटिंग एज को उसको घटा कर दिया गया था, वोटिंग एज डिक्रीज की गई थी फ्रॉम 21 से लेकर कब तक की गई थी, तो वो 18 ईयर्स कर गए थे, यानी 21 साल से 18 साल तक, 18 साल एज कर दी गई थी वोटिंग एज। वो किस आर्टिकल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, तो वो आपका है आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 21 साल से लेकर 21 साल से कम करके 18 साल एज ग्रैप कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कौन सी अल्टीमेट अथॉरिटी है जो जो टेक एक्शन लेगी, यानी सीएजी की जो रिपोर्ट पर कोई एक्शन या कोई कार्य आगे बढ़ाएगी, तो वो कौन है। ऑप्शन ए में दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है आपका सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन सी में है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो कौन है ये, पार्लियामेंट है, जो किसी भी एक्शन, जो भी मान लीजिए उसने ना कानून या कुछ भी रिपोर्ट्स दी है सीएजी की, तो पहले क्या होता है, सीएजी जो होता है वो सीएजी रिपोर्ट देता है, किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट कहाँ प्रेजेंट करता है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, और उसके बाद पार्लियामेंट भी कोई एक्शन ले सकती है, उसके आगे क्या क्या उसने कहा है, क्या उसके ऑब्जर्वेशन है, तो उसके बारे में जो भी एक्शन लेना है, जो भी फंक्शन करना है, वो कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who amongst the following attend the meeting of the Public Account Committee of Parliament, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो पार्लियामेंट्री की जो मीटिंग होती है, तो वो कौन अपॉइंट करता है, वो आपका ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन ए में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन सी में है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी में है आपका नन ऑफ द अबव। तो कौन अपॉइंट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पीएसी जिसे बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएसी, तो वो है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि सीएजी। कौन पार्टिसिपेट करता है, सीएजी। अगर यहाँ पर पीएससी की हम बात करें, तो जो पीएससी का हमेशा चेयरमैन होता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका चेयरमैन कौन होता है, हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, और सीएजी की रिपोर्ट के थ्रू ही क्या करते हैं, ये भी जो भी कोई ऑब्जर्वेशन या गवर्नमेंट को घेरना, या समझिए जो हिंदी में बोलते हैं वहां पर पार्लियामेंट घेराव किया गया, या प्रोटेस्ट या कुछ भी ऐसा सो उनको लगता है, तो वो क्या हाउस में उससे मैटर उठाएंगे अपोजिशन के लीडर। ठीक है, तो हमेशा इसके चेयरमैन, ये कोई रूल नहीं है, बट ये क्या है, एक तरह से कन्वेंशन है कि जो भी पब्लिक अकाउंट कमेटी बनेगी उसके चेयरमैन हमेशा कौन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ सीएजी, यानी किस आर्टिकल के अंदर क्या किया गया है, जो सीएजी की ड्यूटी आपकी प्रिस्क्राइब की गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ऑप्शन ए दिया आपका ऑप्शन ए दिया है आपका आर्टिकल 146, ऑप्शन बी है आर्टिकल 147, ऑप्शन सी दिया आर्टिकल 148, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका आर्टिकल 149। तो जो फंक्शन किसमें दिया गया उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी दी गई, किसमें दी गई, वो आपकी आर्टिकल 149 पर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द अमेंडमेंट ऑफ सीएजीज ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 separates accounts from the audit, relieves the CAG of his responsibility in matters of preparation of accounts. This amendment were made in the year, यानी कि जो सीएजी का जो अमेंडमेंट था, जिसमें ड्यूटी, पावर्स और कंडीशन ऑफ सर्विस जो 1971 एक्ट था, वो कब अमेंडमेंट हुआ, जिसमें क्या गया, सीएजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैटर्स को उसके अकाउंट से अलग किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था, तो ऑप्शन आपका दिया है ए में 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1980, एंड ऑप्शन डी है आपका 1987 में। तो कब किया गया था, तो वो है 1976 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम इंडियाज, ऑप्शन दिया है क्या, 12th सीएजी,
ऑप्शन बी में है 13 CAG एंड ऑप्शन डी में है आपका 14 CAG एंड ऑप्शन डी में है आपका 15 CAG, यानी कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू पहले क्या थे बने, कौन से नंबर के बने हैं, तो ये हैं आपके 14 CAG। 14वें जो है कंट्रोलर एंड लेखा और वित्त आयोग जो बोलते हैं, महालेखा और वित्त लेखा जो आयोग होते हैं उसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि 14 CAG कौन है वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ही आपको याद होना चाहिए जो क्या बने थे जब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, जब जम्मू कश्मीर में हमने क्या किया गया था, जो आर्टिकल 378 जो था उसको रिमूव किया था, तो उसके बाद इसको यूटी बनाया गया था 2019 में। तो यूटी के बाद जो पहले एलडी बने थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, वो कौन बने थे जम्मू कश्मीर के, तो वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही बने थे। कौन बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन होता है, बोला अभिभावक कौन है। ऑप्शन आपका दिया प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है सीएजी एंड ऑप्शन सी दिया है पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी दिया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो पब्लिक पर्स है उसका गार्जियन किसे बोला जाता है, वो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसी को बोलते हैं सीएजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो बोलते हैं सीएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इसमें दिया गया कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट नहीं है, तो जरूर हम देखते हैं। हमने हर बार हर क्वेश्चन में लगभग किया होगा कि अंडरलाइन जरूर किया, नॉट पूछा गया है कि करेक्ट पूछा गया, तो इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये तो कह रहे हैं इसमें अपॉइंट होते हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या इसमें कंसिस्ट होता है, तो ऑप्शन पूछा है एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तो होता ही है, लेकिन उसने क्या नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो पब्लिक रेवेन्यू ये तो होगा, एंड ऑप्शन सी में क्या फाइनेंशियल रेवेन्यू, लेकिन जो क्या नहीं होता है यानी कि जिसको अगर इंक्लूड करेंगे तो करेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या है, फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक का जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन कौन करता है, तो वो है आपका आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। अगर यहाँ पर बैंक कमर्शियल बैंक की बात है, शेड्यूल कमर्शियल वर्ड आपने सुना होगा बहुत सारा, बहुत बार, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो जो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1949 में, उसमें जो सेकेंड शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल में जो भी बैंक मेंशन है उनको बोला था कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी सेकेंड शेड्यूल में जो बैंकों का नाम जो लिस्टेड है उनमें उन्हीं को बोला था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, आपको याद होगा बैंकों का नेशनलाइजेशन पहली बार कब हुआ था, यहाँ पर बताइए जरा फटाफट, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था पहली बार कब हुआ था, 1969 में। कितनी बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का हुआ था। फिर दूसरी बार नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1980 में। तो कितने में हुई थी, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट के जो सिविलियन ऑफिसर होंगे वो कौन होते हैं। ऑप्शन आपको दिया होम सेक्रेटरी, ऑप्शन आपका डिफेंस सेक्रेटरी, ऑप्शन सी है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी एंड ऑप्शन डी है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो कौन है आपके कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर होते हैं। ये भी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन जो होता है पब्लिक सर्विस का सिविलियन ऑफिसर का, वो चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन भी यही होते हैं। ठीक है, आगे आगे वो क्वेश्चन हम उसमें भी दिखाएंगे। अगर होम मिनिस्टर की बात करते हैं तो होम मिनिस्टर कौन है आपके, मिस्टर अमित शाह जी हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है आपके, मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अभी आपको आपने जल्दी कल परसों की न्यूज थी, क्या सुना है आपने प्रचंड के बारे में, प्रचंड, ये क्या है, ये लाइट एयर कम्बैट फाइटर प्लेन है, जो किसने बनाया है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया हुआ है। और इंडिया का सबसे ये कहा हायर ऊंचाई के मतलब जो हाई अल्टीट्यूड के एरिया हैं वहां के लिए बनाया जा रहा है प्रचंड। ठीक है, एक सेकेंड यार, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग्स द फॉलोइंग
रैंक्स इन द ऑर्डर टू प्रेसिडेंस। तो इनमें पूछा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ रैंक होता है, जैसे हम कुछ आपको यहीं पर बता देते हैं। पहले नंबर, जैसे पहले फर्स्ट रैंक किसकी होती है? प्रेसिडेंट। आपने सुना होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड इंडिया क्या होगा? वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं? पीएम आते हैं। फिर इसके बाद क्या आते हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट्स आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आते हैं? फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं। तो इस तरह की आप 5-6 चीज़ों को साथ लेके आप रैंक ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट इससे अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपको बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया एज पर द प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जैसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। ठीक है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया आपका डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। इनमें से अमंग में पूछा गया है। ठीक है, ये याद रखिए। वर्ड अमंग मतलब क्या? मोर देन वन, मोर देन टू होते हैं। अगर टू के लिए लगाया जाए तो कहीं पर तो क्या होता है? बिटवीन वर्ड का यूज किया जाता है। अगर बिटवीन दो लोगों के बीच की बात होगी तो उससे बेटर होंगे बिटवीन टू। ठीक है। अमंग जहाँ पे यूज होता है वर्ड, वो कहाँ पर? मोर देन टू के लिए। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए में दिया है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ऑप्शन बी में दिया है फॉर्मर प्रेसिडेंट है, एंड ऑप्शन सी में है गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट्स, एंड ऑप्शन डी में है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो कौन होते हैं इनमें से? देखेंगे तो कौन सा सबसे ऊपर पोस्ट है आपकी? गवर्नर ऑफ स्टेट है। जैसे देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी गवर्नर के बाद ही है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आपका गवर्नर ऑफ स्टेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसेस, इन ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिसमें बोला गया है कि इनमें से जो भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया है अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कौन आता है? तो ऑप्शन आपका दिया ए में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका चीफ ऑफ स्टाफ, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से देखेंगे तो फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या होता है? 5वें नंबर पे आता है। और जो हमने लिस्ट अभी दिखाई है आपको 5 तक, उसमें तो कहीं पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही नहीं। तो जो कौन सा आंसर होगा आपका? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर आता है। तो ऑप्शन एक क्या है? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड, यानी लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए कौन है जो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ कह रहा है कि एनी वन रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी कोई भी जो भारत में रह रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी आके, फर्जी लोग भी रह रहे हैं, एलियंस भी रह रहे हैं, या माइग्रेटरी वाले लोग रहे हैं तो वो भी लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है? ये तो रॉन्ग हो जाएगा पूरी तरह से। सेकंड कह रहा है अ रेजिडेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी कंटेस्टेड, यानी उस कंस्टिट्यूएंसी का, लोकसभा का, विधानसभा का, यानी कि लोकसभा क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए जहां पर उसको चुनाव लड़ना है। तो ये भी ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी दिया एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ड क्या है? सिटीजन। पहली बार तो सिटीजन होगा। ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि वो सिटीजन होना चाहिए, साथ साथ उसका नाम क्या हो? जो वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल जैसे बोलते हैं, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो है, जो इलेक्टोरल रोल है वो कौन प्रिपेयर करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन टू द लोकसभा, यानी लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या सही नहीं दिया गया है? तो पहला कह रहा था इलेक्शन आर टू बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। बिल्कुल हमने बताया कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हम लोग मानते हैं कि 18 साल से जो भी ऊपर है वो वोट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन कमीशन ही हमारे जो इलेक्शन कराती है। अगर यूनियन माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इनके इलेक्शन कौन कराता है? और या इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमपी एमएलए के इलेक्शन कौन कराएगा? ईसीआई कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी पंचायत वगैरह की, तो उसके इलेक्शन कौन कराता है? वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो कह रहे हैं कि सेकंड थर्ड स्टेट में क्या था? इलेक्टोरल रोल आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी हमने जस्ट बताया कि जो इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट है वो कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है, लेकिन प्रेसिडेंट का कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ताकि रिमेंबर हमको याद रहे।
तो कह रहा है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ एज मैनी बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शनिंग। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको इलेक्शन कमीशन कोई रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो वो प्रेसिडेंट से कह सकते हैं और प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उनको ऐसे नेसेसरी स्टाफ प्रोवाइड करें। जैसे आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होता है किसी स्टेट में तो रिटर्निंग ऑफिसर जो बनते हैं, अब इतने सारे रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ से इलेक्शन कमिश्नर लाएंगे, तो क्या होते हैं जो लोकल अधिकारी होते हैं ऑफिसर्स होते हैं उनको ही ट्रेनिंग किया जाता है और वो सारी जगह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि अ कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा पोल्स लॉसेस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही और सी डज नॉट गेट। यानी आपने सुना होगा जो जमानत जब्त एक शब्द वो यूज होता है, लोग यूज करते हैं कि जमानत जब्त हो गई, क्या जमानत जब्त होना, तो उसमें क्या उसका मतलब क्या होता है कि हिंदी में बोलते हैं इसको, तो वो क्या है सिक्योरिटी मनी का थेफ्ट हो जाना। सिक्योरिटी मनी क्या होती है, फॉरफिट कर ली जाती है। फॉरफिटेड बाय ईसीआई। इसका एक रीजन होता है क्यों किया जाता है, ताकि क्या हो नॉन सीरियस जो कैंडिडेट हैं उनको क्या किया जा सके, हटाया जा सके। नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, सिक्योरिटी मनी भी रखी जाती है और सिक्योरिटी मनी जब्त भी हो जाती है। तो अगर कितने परसेंट या कितने वोट नहीं मिलेंगे उनको, तो उनमें क्या उनकी सिक्योरिटी मनी क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में दिया है 1/3 ऑफ द बैलेट वोट्स, ऑप्शन बी में दिया है 1/4 ऑफ द बैलेट वोट्स एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका 1/5 ऑफ द बैलेट वोट्स एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आंसर है, आंसर है आपका डी इज द राइट आंसर। यानी कि अगर 1/6 जो वोट्स हैं, ठीक है 1/6 ऑफ बैलेट वोट्स जो है उससे अगर कम मिलता है तो क्या होगा, वो आपका उनकी फॉरफिटेड मनी क्या होगी, फॉरफिट कर ली जाएगी यानी जब्त कर ली जाएगी और उनको कोई सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस अप टू विच ईयर डज हिच रिमेन इंटैक्ट। यानी कि जो एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स हैं कितनी है लोकसभा सीट, मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 552 हो सकती थी। अभी एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया तो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 550 हो सकती है। लेकिन अभी कितनी है, 545 में इलेक्शन होता है, ठीक है 545 में, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी सीट्स हैं, 543 सीटें हैं। तो इतनी ये जो 550 या 545 जो सीट है हमारी जिसमें इलेक्शन होता है, तो उनमें अब कौन सी सीट्स कितनी, कब तक ये सीटें क्या है, नंबर ऑफ सीट्स हमेशा क्या फिक्स रहेंगी, जो कि सेंसस किसके सेंसस के बेस पे बनाई गई थी, सीट एलोकेट की गई थी, तो 1971 सेंसस के। तो ये 2026 तक आपकी इंटैक्ट रहेंगी। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब तक, 2026 तक और बनी रहेंगी आपकी सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच में। यानी कि जो पहले क्या थी इनिशियली अगर होंगी 525 सीट्स होंगी लोकसभा की, उसके बाद जो है 545 कर दी गई। तो किस अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया गया जिसके थ्रू 525 से लेके सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी, 545। तो ऑप्शन ए में दिया है 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी में है आपका 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑप्शन सी में है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी में है आपका 45th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, वो आपका 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सीटें बढ़ाई गई हैं 525 से लेकर 545। अगर 42nd की बात करते हैं, ये कब आया था, 1976 में आया था। इसी को क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके बारे में लिखा है। इन अ फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्रता पार्टी। ये कह रहे हैं फर्स्ट लोकसभा, तो फर्स्ट लोकसभा कब आई थी, 1952 में आई थी। इलेक्शन हुए थे 1951 से लेके 1952 तक, ठीक है 51 से लेके 52 तक इलेक्शन हुए। तो पहली लोकसभा कब बनी, 1952 में। इन ऑप्शन ए दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उस समय कोई अपोजिशन में ज़्यादा पार्टी ही नहीं थी। और ये कब तक कोई पार्टी नहीं थी, 1969 तक कोई पार्टी अपोजिशन में नहीं थी। 1969 में पहली बार जो अपोजिशन पार्टी आई थी, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन द लोकसभा द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम
इन 1969। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर थर्ड कह रहा है इन द लोकसभा इफ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये भी आपका गलत है। 1/10 सीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1/10 सीट रिक्वायर होंगे। अगर अपने इंडिया में कितनी है, 545 है, 545 में तो 1/10 करेंगे तो उनको कितने चाहिए, 55 मेंबर होने चाहिए। उसके लिए अगर 55 मेंबर हैं तो वो क्या होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। तो पहला आप देख रहे हैं, पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो पूछा क्या गया इसमें, करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन 2 ओनली करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसमें लिखा है 2 ओनली, यानी सेकंड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, बाकी दोनों ही क्या है आपके इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन द लोकसभा इज अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो इस समय जो प्रेजेंट में हर स्टेट्स में जो लोकसभा की सीट्स हैं, यानी कि 545 सीट्स हैं, उनमें से 80 यूपी में है। कितनी यूपी में, 80 यूपी में है, ये लोकसभा की है। और राज्यसभा कितनी है, 31 है। सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की। ठीक है, तो किस सेंसस के बेसिस पर इनको इंटैक्ट कर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका दिया है सेंसस ऑफ 1951, ऑप्शन बी है सेंसस ऑफ 1961 एंड ऑप्शन सी दिया है आपका सेंसस ऑफ 1971 एंड ऑप्शन डी है आपका सेंसस ऑफ 1981। तो किस सेंसस के थ्रू आपको फिक्स कर दी गई हैं, तो वो 1971 सेंसस के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वहाँ पर जो अलग से कोई सीट्स जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं, रिजर्व नहीं की गई हैं, वो किस कौन से स्टेट्स हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है केरला एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है आपका कर्नाटका केरला एंड ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, केरला और तमिलनाडु में कोई भी ऐसी सीट्स नहीं है जो कि क्या हो, किसके लिए रिजर्व हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जैसे अगर लोकसभा की बात करते हैं तो एससीओ की 80 जो की सीट्स कितनी है, 84 सीट्स रिजर्वेशन है एससी कैंडिडेट के लिए, और 2 सीट्स किसके लिए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो ये याद रखना है हमको। ठीक है, 2 सीट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो इस तरह के जैसे कोई स्टेट में पर्टिकुलर सीट क्या है, किसी के एलोकेट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन, यानी कि हर स्टेट में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है पॉपुलेशन, ऑप्शन बी में दिया है एरिया एंड ऑप्शन सी में है पॉवर्टी एंड ऑप्शन डी है आपका लैंग्वेज। तो जो सीट का एलोकेशन होता है अभी तक किस बेसिस पे हुआ है, पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ। कौन सा ईयर था, 1971। इसके बेसिस पर जो इस ईयर की पॉपुलेशन के बेस पे क्या है, सीटों का एलोकेशन अभी तक चल रहा है। और कब तक चलेगा, ये 2026 तक चलता रहेगा। और 26 में फिर से क्या होगा, कानून आएगा, या तो कुछ सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, या फिर इसको क्या कर दिया एज फिर से इसका इंटैक्ट क्या कर दिया, टेन्योर बस बढ़ा दिएगा, फर्दर रीपास्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC ST फॉर द लोकसभा इन, यानी कि SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कहाँ पर। तो ऑप्शन आपका दिया अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका दोनों ही आंसर सही है, मतलब ए भी है और बी भी है, यानी कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी स्टेट्स के लिए एलोकेशन नहीं है। तो आज क्लास यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स पर स्कोर जरूर आप अपना टाइप करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छे से आज दशहरा है, तो आप सब लोग दशहरा का एंजॉय भी कीजिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। और सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।